नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियां। दोस्तों हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी। क्लास नंबर 4 के अंदर हमने देखी थी पद्य भाग की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में, और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों गद्य भाग की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में। अभी तक अगर आपने 1 से लेकर 4 तक की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से, वहां पर जाकर आप 1 से 4 तक की क्लासें देख सकते हैं, अपने नोट्स है वो बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए मित्र हैं पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह गद्य होता क्या है। दोस्तों गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की गद्य से हुई है। यह भी एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? गद्य शब्द से हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो गद्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों स्पष्ट करना। गद्य का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट करना। आगे देखते हैं, गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना है। जो गद्य शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या होता है? पठन की जो योग्यता है उसका विकास करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से गद्य शिक्षण का उद्देश्य है पठन की योग्यता का विकास करना। दोस्तों आगे देखिए, गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा यानी यह पूछा जा सकता है कि गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, गद्य शिक्षण को अनेक विधाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो गद्य शिक्षण है इसको अनेक विधाओं के अंदर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, एकांकी आदि तत्व गद्य शिक्षण के ही भाग होते हैं दोस्तों, जिनसे बालकों में इन विधाओं का ज्ञान मनोवैज्ञानिक आधार पर सुचारू रूप से हो पाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि गद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों 5 विधियों का यहां पर हम अध्ययन करेंगे जो गद्य शिक्षण की इंपॉर्टेंट विधियां हैं और इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गद्य शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो चलते हैं दोस्तों, उत्तम विधि भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी विधि आएगी अर्थबोध विधि। दोस्तों जो अर्थबोध विधि है यह अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, यह भी आपको याद रखना है। क्या होती है अर्थबोध विधि, इसके बारे में देखते हैं। इस विधि में अध्यापक कक्षा के अंदर आता है। जो अर्थबोध विधि है इसके अंदर अध्यापक है वो कक्षा के अंदर आता है, पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों के अर्थ बताता है, वह व्याख्या करता है। अर्थबोध नाम से आपको पता चल जाएगा कि अर्थ बताया जाएगा। इसके अंदर अध्यापक कक्षा के अंदर आके पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो शब्द है जिनके कठिन अर्थ है उनके अर्थ बताता है और उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। इस विधि में बालकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जिस प्रकार हमने व्याख्या विधि देखी थी, व्याख्या विधि होती है दोस्तों उसके अंदर अध्यापक सब कुछ व्याख्या करता है लेकिन बालकों की रुचि क्या है उसका ध्यान उसमें नहीं रहता है। उसी प्रकार अर्थबोध विधि भी है जिसके अंदर बालकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो पाठ्य पुस्तक में है उसको वहां पर अर्थ के द्वारा समझा दिया जाता है, उसकी व्याख्या कर दी जाती है। इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को तो पूर्ण करवाया जा सकता है और कक्षा में उत्तीर्ण भी हो सकता है, परंतु इससे बालक को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता है, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। अर्थ बोध विधि है, इससे आप पाठ्यक्रम अपना समय पर कंप्लीट करवा सकते हो व्याख्या विधि की तरह ही, लेकिन आप इसमें बालकों को कोई विशेष लाभ नहीं देते। बालकों का आप सर्वांगीण विकास इस विधि से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस विधि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है, वो यह बनता है कि जो गद्य शिक्षण है इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अर्थबोध विधि होती है और इसे उद्बोधन विधि भी कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि है हमारी व्याख्या विधि।
जो अर्थबोध विधि है उसी प्रकार की हमारी क्या है, व्याख्या विधि है। सेम ही विधि है दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों में से एक है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं क्योंकि वह पाठ्य पुस्तक से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करता है। और अर्थबोध विधि में हमने क्या देखा था कि अध्यापक पाठ्य पुस्तक लेकर उसमें कठिन शब्दों के अर्थ समझाते हुए व्याख्या करता है, और व्याख्या विधि ही ऐसी ही है, जो अर्थबोध विधि है उसी प्रकार की। इस विधि में विद्यार्थी एकमात्र श्रोता रहता है। जिस प्रकार हमने अर्थबोध विधि में देखा कि विद्यार्थी उसमें निष्क्रिय रहते हैं, वो एक श्रोता की तरह कार्य करते हैं दोस्तों। क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ का वाचन करता है, इसलिए अध्यापक तो व्याख्या विधि हो या अथर्वबोध विधि हो या अर्थबोध विधि हो, उसके अंदर क्या रहता है, सक्रिय रहता है, लेकिन छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि व्याख्या विधि। तो दोस्तों व्याख्या विधि है, यह भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यह बहुत ही कम उपयोगी है, इसका उद्देश्य बहुत ही कम है, लेकिन भारत में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, व्याख्या विधि है दोस्तों। यह विधि समय की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। कम समय के अंदर आप अधिक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान काम में छात्रों के बहुत कम आता है। सिलेबस पूरा करवाना हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कम समय में आप अपना सिलेबस है वो व्याख्या विधि के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी व्याख्या विधि। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मित्रों व्याख्या विधि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरी विधि की ओर मित्रों। तीसरी जो हमारी विधि है आदर्श विधि, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है आदर्श विधि को, और यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है। देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। इस विधि में बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाता है, और वही विधि मैं उत्तम समझता हूं जिसमें बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाता हो। तो आदर्श विधि में बालकों की जो रुचि है उसका ध्यान रखा जाता है, और उनका सर्वांगीण विकास भी इसके अंदर किया जाता है। आदर्श विधि में बालकों का सर्वांगीण विकास है वो किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गद्य शिक्षण की किस विधि में बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है? आदर्श विधि में दोस्तों। आदर्श विधि में हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है, इसे पढ़ाया जाता है दोस्तों। किससे? जो पंचपदीय प्रणाली है हर्बर्ट स्पेंसर की, उसके द्वारा। अब बात करते हैं कि दोस्तों हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है इसके पद कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जामों में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि पंचपदीय प्रणाली किसने दी? हर्बर्ट ने दोस्तों, यह आपको याद रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर के जो 5 पद है वो इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है व्यवस्था, चौथा है तुलना, और 5वां है सामान्यीकरण। यहां से आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? पहला क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है कि पंचपदीय प्रणाली का आविष्कार या पंचपदीय प्रणाली किसने दी। दूसरा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर आपको इनमें से जो 5 यहां पे पद बताए गए, इनमें से 3 पद इनमें से रहेंगे, एक पद अलग रहेगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से पंचपदीय प्रणाली का पद नहीं है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली है इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से इनको देख लेना, इन 5 के आपको नाम याद होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी से ले सभी साथी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होती है प्रश्नोत्तर विधि, माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है दोस्तों। लेकिन इस विधि को समझते हैं। इस विधि में प्रवचन विधि की भी सहायता ली जाती है, जो हम आगे देखेंगे। प्रवचन विधि क्या होती है? इसमें शिक्षक छात्रों के मुख से ही कठिन शब्दों के अर्थ निकालने का प्रयास करता है। जो प्रश्नोत्तर विधि होती है इसके अंदर जो शिक्षक है दोस्तों, क्वेश्चन तो पूछता है, प्रश्न तो पूछता है, लेकिन जो कठिन शब्द होते हैं ना उनके अर्थ निकलाने का प्रयास है अध्यापक करता है दोस्तों। छात्रों से हर एक शब्द है उसका कठिन शब्द है उसका अर्थ निकलाने का प्रयास करता है। किंतु अगर सफलता नहीं मिलती है तो वह स्वयं उसका अर्थ बताता है। इस विधि के संपादन में भी अनेक प्रवृत्तियों की सहायता ली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त
इस शिक्षण विधि में शिक्षण सहायक सामग्री का विशेष महत्व होता है। इसके अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्नोत्तर यानी छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं, जिससे जो भी कठिन शब्द है उनका अर्थ उनको समझ में आता रहे। जो शब्द है, कठिन शब्द है, उसका क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा, उसका जो अर्थ है उसको पूछा जाएगा और छात्र उसका जवाब देंगे तो उनके आसानी से वो सीख जाते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त शिक्षक कुछ उदाहरण, पर्यावरण शब्द, समानार्थी शब्द, अनुवाद, तुलना विधि की सहायता भी इस विधि के अंदर, प्रश्नोत्तर विधि के अंदर लेता है। पहला क्वेश्चन बनता है यहां पे कि प्रश्नोत्तर विधि में किसकी सहायता ली जाती है? कौन सी विधि की सहायता ली जाती है? प्रवचन विधि की। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर दोस्तों छात्रों से कठिन शब्दों के प्रश्न बनाकर उत्तर पूछे जाते हैं, जिससे वो अपना उत्तर है वो दे देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम हमारी जो विधि है प्रवचन विधि की ओर। यह उच्च कक्षाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है और इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। इस विधि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन व समीक्षा करना है। प्रवचन विधि और प्रश्नोत्तर विधि एक ही है दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर इनमें नहीं होता है। और जो प्रवचन विधि है इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थबोध विधि है इसका नया रूप है, नया वर्जन है। जिस प्रकार फोनों में वर्जन आता है, अर्थबोध विधि का नया वर्जन आया है दोस्तों, वो है जो प्रवचन विधि है दोस्तों। ये जो प्रवचन विधि होती है इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों की समीक्षा की जाती है दोस्तों। आगे है, यह शिक्षण विधि अर्थबोध विधि का सुंदर विकसित रूप है। तो दोस्तों आज हमने देखी थी गद्य की शिक्षण विधियां। कैसी लगी आपको एक बार कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।